नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है मापन एवं मात्रक। उसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए, यूनिट और मेजरमेंट जो है ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। पूरी फिजिक्स इसी पर डिपेंड करती है। यानी फिजिक्स पढ़ने से पहले इस चैप्टर के बारे में अच्छी जानकारी हमें होनी चाहिए। और ये एक चैप्टर ऐसा भी है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए भी जरूरी होता है। तो आज हम लोग यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम अगर यूनिट और मेजरमेंट यानी मापन एवं मात्रक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मापन और मात्रक क्या होता है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता है कि मापन और मात्रक क्या होता है, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ें तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और टॉप तक आपको बताएंगे इसमें। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मात्रक क्या होता है। और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। पूरे फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा महत्व होता है, मात्रक का बहुत बड़ा महत्व होता है। कोई भी भौतिक राशि है तो उसका यूनिट आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ता है। देखिए, हम लोग यहां जानेंगे कि मात्रक है क्या। मात्रक का मतलब ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके पदों में व्यक्त की जाती है उसे कहा जाता है मात्रक। तो भौतिक राशियों भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान को जिसके पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसके पदों में व्यक्त किया जाता है। देखिए, डिफिनेशन में बिल्कुल शॉर्टकट में लिखूंगा, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी भर भर के लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये सब आपसे लिखने को पूछा नहीं जाएगा। बस क्या है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। कि भौतिक राशियों की संख्यात्मक मान को जिसके पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे मात्रक। बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं और बहुत सारे उनके मात्रक भी होते हैं। कुछ मैं आपको यहां लिख के दिखा देता हूं। जैसे हमने लिख दिया लंबाई, तो लंबाई की संख्यात्मक मान को हम लोग मीटर में लिखते हैं। और उसके बाद जैसे समय हो गया, तो समय को हम लिखते हैं सेकंड में। द्रव्यमान द्रव्यमान को लिखा जाता है किलोग्राम में। बल, तो बल को लिखते हैं न्यूटन में। बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, अगर गिनाएंगे तो यहां समय कम पड़ जाएगा। बस आप मेरी बातों को दो चार से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पे 10, तो 10 का मतलब आप समझेंगे कि एक जनरली कोई काउंट लिखा हुआ है, कोई गिनती लिखी हुई है। लेकिन अगर हम यहां पे लगा दिए 10 मीटर, तो आप ही समझ जाएंगे कि 10 मीटर ये किसी भी चीज की लेंथ दी गई है, किसी भी चीज की लंबाई दी गई है। हमने यहां लिख दिया 5 और उसके आगे लगा दिया किलोग्राम, तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी भी वस्तु का भार है जो कि 5 किलोग्राम लिखा हुआ है। तो ये होता है मात्रक का मतलब। उसके बाद में मात्रक के तुरंत बाद हम लोग जानेंगे कि मापन क्या होता है। मेजरमेंट, मापन। मेजरमेंट, इसकी डिफिनेशन होती है कि भौतिक राशियों की संख्यात्मक मान की तुलना जब उसके मापक यंत्रों से करते हैं तो उसे कहा जाता है मापन। क्योंकि किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को जब हमें नापना होता है, तौलना होता है, तो हम किसी ना किसी मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जब उस मापक यंत्र से उसके मात्रकों की तुलना किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं मापन। मापन की डिफिनीशन में यहां लिख देता हूं कि भौतिक राशियों की संख्यात्मक मान की तुलना भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान की तुलना
उसके मापक यंत्र से करना, मापक यंत्र से करना, ये कहलाएगा मापन। देखिए आप लोग यहां देख रहे होंगे कि दोनों डिफिनेशन में मैंने एक शब्द लिखा है भौतिक राशि। तो आप लोग के मन में ये डाउट होगा कि भौतिक राशि क्या होती है। वैसे तो राशियां बहुत होती हैं, लेकिन भौतिक राशि क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। भौतिक राशि, भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि का मतलब ये होता है कि ये ऐसी राशियां होती हैं कि जिनका हम नाप तौल कर सकते हैं। ऐसी राशियां जिसे नाप सके, तौल सके, तो वो कहलाएंगी भौतिक राशियां। और जिसका ना तो नाप किया जा सके, ना तो उसे तौला जा सके, तो वो कहलाती हैं, तो मतलब वो भौतिक राशियों की श्रेणी में नहीं आती हैं। बहुत सारी भौतिक राशियां होती है। इसकी डिफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं कि वे राशियां, वे राशियां जिनकी नाप तौल की जा सके, जिनकी नाप तौल की जा सके, तो वो कहलाएंगी भौतिक राशि। अब उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि मापन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मापन कितने प्रकार का होता है। मापन जो है वो 3 प्रकार का होता है, मतलब मापने की 3 विधियां हैं। एक कहते हैं प्रथम मापन, और एक होता है द्वितीय मापन, और एक होता है तृतीय मापन। मापन तो ये 3 प्रकार का होगा। प्रथम मापन, प्रथम मापन, और एक होता है द्वितीय मापन, उसके बाद में एक है तृतीय मापन, तृतीय मापन। प्रथम मापन, द्वितीय मापन और एक है तृतीय मापन। सबके बारे में मैं बता देता हूं। प्रथम मापन का मतलब ये होता है कि ये मापन की एक ऐसी विधि है जिसमें मापन के मापक यंत्र में कोई भी रूपांतरण नहीं किया जाता है, मतलब माप को पुनः उसी रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे इसकी डिफिनेशन बिल्कुल शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं कि मापक यंत्र में कोई भी रूपांतरण नहीं किया जाता है। आई मीन्स कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई भी रूपांतरण नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे स्केल से कोई नाप की जाए, या फिर चांदे से कोण की नाप की जाए, चांदे से कोण नापना, मतलब मापक यंत्र में कोई भी परिवर्तन ना करते हुए माप को उसी रूप में पुनः प्राप्त कर लिया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रथम मापन। उसके बाद में है द्वितीय मापन। द्वितीय मापन में क्या होता है कि मापक यंत्र में एक बार परिवर्तन करके माप को प्राप्त किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मापक यंत्र में एक बार परिवर्तन किया जाता है, या एक बार रूपांतरण किया जाता है, यानी एक बार रूपांतरण करने के बाद में कोई माप प्राप्त की जाती है। इसका एग्जाम्पल है थर्मामीटर से तापमान नापना, थर्मामीटर से तापमान नापना, तो ये द्वितीयक मापन कहलाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मामीटर से तापमान का मापन किस प्रकार का मापन कहलाता है, तो वो द्वितीयक मापन होगा। चांदे से कोण का मापन किस प्रकार का मापन कहलाता है, तो वो प्रथम मापन होगा। इसके बाद में आता है तृतीयक मापन। तो आप क्रम से देख रहे हैं कि इसमें मापक यंत्र में एक भी बार कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और इसमें
एक बार मापक यंत्र में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा मापन है जिसमें मापक यंत्र में 2 बार परिवर्तन होता है। मापक यंत्र में 2 बार रूपांतरण होता है। 2 बार रूपांतरण होता है। इसका एग्जाम्पल है धारा का मापन। धारा का मापन। आपसे अगर ये पूछा गया कि धारा का मापन किस प्रकार का मापन है तो आप ये बताएंगे कि वो तृतीयक मापन में आता है। तो ये तो रहा मापन। 3 प्रकार से मापन होता है, प्रथम मापन, द्वितीयक मापन और तृतीयक मापन। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने भौतिक राशि के बारे में जाना था, तो अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक राशियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब इस चैप्टर से जो बिलोंग है वो मैं बता रहा हूं। ऐसे भौतिक राशियां तो कई होती है, सदिश राशि, अदिश राशि, मूल राशि, बहुत सारी होती है, लेकिन इस चैप्टर से जो बिलोंग करता है उतना ही मैं आपको पहले यहां पर बता रहा हूं। सदिश अदिश आगे चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे। तो जो राशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है मूल राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां और ये मूल राशियां, और तीसरा होता है पूरक राशियां। तो 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए अब इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 जानेंगे कि मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है और पूरक राशि क्या होती है। मूल राशि एक ऐसी राशि है जो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब यह होगा कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। पूरे फिजिक्स में आप लोग देखेंगे कि जो कुछ भी फार्मूला लिखा होता है उसमें ऐसा नहीं है कि जितनी भी राशियां यूज की गई हैं वो सब मूल राशि है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। इनका एक दूसरी राशि से संबंध होता है, लेकिन आपस में जैसे 7 होती है तो सातों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको यहां लिख देता हूं कि ये स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्र होती है। अब स्वतंत्र होने का मतलब आप समझेंगे कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। इनकी संख्या 7 होती है, हमने अभी आपको बताया, और सातों मूल राशियां मैं लिख दे रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। इनकी जरूरत पड़ेगी जब आप बीमा पढ़ेंगे। आगे मैं आप बीमा का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको सातों मूल राशियां पता होनी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि कौन मूल राशि है और कौन व्युत्पन्न राशि है, कौन पूरक राशि है। तो इसे आप लोग रट लीजिएगा। पहला है लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और उसके बाद में ताप और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और फिर है धारा। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति तीव्रता और धारा। 1 2 3 4 5 6 7 मूल राशियां हो चुकी है। तो इन्हें आप याद करके रखिएगा। लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योति तीव्रता और धारा। तो ये 7 मूल राशियां होती हैं जो कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, दूसरे से बिलोंग है लेकिन आपस में इनका कोई संबंध नहीं होगा। व्युत्पन्न राशि बिल्कुल इसी का अपोजिट, ये स्वतंत्र होती है तो ये स्वतंत्र नहीं होती है। ये स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें हमने क्या बताया कि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि इनका एक दूसरे से संबंध होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, चाल, दूरी, विस्थापन, इन सातों को छोड़ करके जो भी है सब ये मतलब व्युत्पन्न राशि में ही आती है। पूरक राशि,
पूरक राशि ऐसी राशियां होती हैं कि जिनका मात्रक होता है, मात्रक होता है, परंतु विमा नहीं होती है, परंतु विमा नहीं होती है। ये ऐसी राशियां हैं जिनका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होती है। अब बीमा आपको हम आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे और वहां बताएंगे बीमा क्या होती है, आप लोग यहां पर परेशान नहीं होंगे। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे। दो एग्जाम्पल होते हैं इसका, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। तो कोण का मतलब आप समझते ही हैं, मैथ में पढ़े होंगे कि दो भुजाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। और अगर घन कोण की बात है कि घन कोण क्या होता है, तो घन कोण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर हम कोई एक वक्र ले लेते हैं, कोई एक गोला ले लेते हैं, और इस गोले के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे कहा जाता है घन कोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर किसी वक्र द्वारा जब वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा तो उससे हम लोग कहेंगे घन कोण। कोण का मात्रक होगा रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब देखिए, अगर कोई भी भौतिक राशि है तो उन भौतिक राशियों की यूनिट जरूर होंगे, मात्रक जरूर होंगे। जैसे मूल राशि है तो मूल राशियों के मात्रक को कहा जाता है मूल मात्रक। जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, इसको मैं यही जनरली बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, वैसे सारे लोग को पता होगा। समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, और ताप केल्विन होता है। और उसके बाद में ज्योति तीव्रता, तो इसका होता है कैंडिला। धारा का एम्पेयर होता ही है। पूरक मात्रक यानी व्युत्पन्न राशियों की मात्रक कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक, और इनके मात्रक मैंने लिख ही दिया पूरक राशियों के, कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसे जिस तरह से मैं बता दे रहा हूं उस तरह से आप लोग इसे कंटिन्यू करिए, माइंड में रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आगे हमको परेशान करती हैं, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस से जब पढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मात्रकों की कितनी पद्धतियां होती है। देखिए, मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं, तो आगे हम लोग मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, तो मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। एक है एमकेएस, एमकेएस या फिर इसे एसआई बोलते हैं, और उसके बाद में है एक एफपीएस, सेकंड है एफपीएस, और एक है सीजीएस। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस मात्रकों को लेकर के बहुत परेशान होते हैं कि उसको एसआई में करना, फिर वो एमकेएस में करना, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते समय ऐसा होता है कि मात्रकों को एक ही सिस्टम में रखना पड़ता है, वो एमकेएस में रखना पड़ेगा फिर, या फिर सीजीएस में रखना पड़ता है। तो यहां तो लोगों को ये बहुत छोटी बात लगती है कि बहुत छोटी चीज बता रहे हैं, बहुत छोटी चीज पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको आता है। लेकिन जब वहां दिक्कत होती है तब उनको प्रॉब्लम महसूस होती है कि ये कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि एमकेएस का मतलब क्या होगा कि एम का मतलब होता है कि मीटर, मीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और के इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक जो होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और उसके बाद में एस यानी सेकंड है, तो समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो देखो, तीनों पद्धतियों में हमें खाली 3 भौतिक राशियों के यूनिट के बारे में जानना है कि किसका क्या होता है, कि लंबाई का इस मीटर होता है, द्रव्यमान का इसमें किलोग्राम होता है, और उसके बाद समय का जो होता है वो सेकंड होता है। एफपीएस में अगर हम देखें तो एफपीएस में लंबाई का मात्रक
फुट होगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा फुट, और उसके बाद अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का होता है पाउंड, और समय का इसमें भी सेकंड होता है। तीनों पद्धतियों में समय की जो यूनिट होती है वो सेकंड ही होती है। अब सीजीएस में अगर हम लोग बात करें तो सी जो होगा ये लंबाई का मात्रक है, यानी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और इसमें अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो होता है ग्राम, और समय का सेकंड होगा ही, समय का सेकंड। तो देखिए जब हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कुछ यूनिट ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा सा डिसऑर्डर में दे दिए जाते हैं, तो उनको हमें एक ही सिस्टम में अंकेस में करना पड़ता है। तो आप लोग वहां पर एक जरूरी बात याद रखिएगा, मैं यही बता दे रहा हूं कि जब कभी भी छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में चेंज किया जाता है तो हम वहां पर उनकी जो बीच में दोनों राशियों के बीच में जो पैमाना होगा उससे डिवाइड कराते हैं, और जब बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में कन्वर्ट किया जाता है तो उनके बीच जो पैमाना होता है उसमें हम लोग गुणा कराते हैं। आगे हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हमने देखा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल सीखने के लिए। वो जब न्यूमेरिकल लगाओ और जब यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करो तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये सब हो रहा है। अब उसके बाद में आगे हम लोग जानेंगे कुछ मात्रकों के बारे में। कुछ मात्रक, कुछ मात्रक में जैसे है पहला एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में आपको यह जानना है कि एंगस्ट्रॉम के माध्यम से मापा क्या जाता है। अब एंगस्ट्रॉम बना किसके लिए है? एंगस्ट्रॉम के माध्यम से हम परमाणु या उसकी मूल कणों का आकार मापते हैं या फिर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या परमाणु के मूल कणों का आकार किस मात्रक द्वारा मापा जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए एंगस्ट्रॉम द्वारा मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम का ये संकेत है, इसे प्रदर्शित करते हैं, 10 की घाते -10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घाते -10 मीटर के होता है। और इसके माध्यम से क्या क्या मापते हैं? परमाणु या उसके मूल कण का आकार, और या फिर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा एक है माइक्रोन। माइक्रोन, माइक्रोन के माध्यम से हम लोग जीवाणुओं का आकार मापते हैं। जीवाणुओं का आकार मापा जाता है, जीवाणुओं का आकार मापते हैं। अब एक देखिए ये माइक्रोन का संकेत होता है, इसे म्यू पढ़ा जाता है, शॉर्टकट में पढ़ते हैं म्यू। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घाते -6 मीटर। ये सब जरूरी बातें हैं, इसे याद करके रखिए। यानी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सब आप तैयारी करेंगे तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में सबसे जरूरी बात यह होती है कि कुछ मात्रक होते हैं उनकी 10 पर घात फिक्स होती है, और वो 10 पे घात जो फिक्स होती है वो हमें रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे माइक्रोन पे 10 की घाते -6, एंगस्ट्रॉम पे होती है 10 की घाते -10, फर्मी पर 10 की घाते 6, और मेगा पर 10 की घाते 6, उसके बाद में नैनो 10 की घाते -9। तो इस तरह से कुछ मात्रक होते हैं जिनकी 10 पर घात फिक्स होती है, उसे याद करके रखना पड़ेगा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाते समय जब यूनिट कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको यहां पे एक टेबल बना दे रहा हूं और उसे आप बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। तो टेबल के बारे में देखिएगा। कुछ मात्रकों की 10 पर घात, कुछ मात्रकों की 10 पर घात, एक तरफ मैं मात्रक लिख रहा हूं और दूसरी तरफ 10 की घात। देखिए ये जो घातें होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती हैं। पहले मैं इधर पॉजिटिव घातों के लिए बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद में इधर निगेटिव वालों का बता देता हूं।
तो सबसे पहले पॉजिटिव वाले में होता है डेका, डेका की बाद में होता है हेक्टो, हेक्टो की बाद में होता है किलो, और किलो की बाद में होता है मेगा, मेगा के बाद में होता है गीगा, और गीगा के बाद में है यानी 10 की घाते 12 पर गीगा के बाद में होता है पेटा, फिर उसके बाद में है एक्सा। तो इनकी 10 पर घात देख लीजिएगा। इसकी होती है 10 पर घाते 1, इस पर होती है 10 की घाते 2, किलो पे होती है 10 की घाते 3, मेगा पर 6, गीगा पर 9, पेटा पर 12 और एक्सा पर 10 की घाते 18। ध्यान रखिएगा शुरुआत में 1 से 3 तक लगातार चलेगा, उसके बाद 3-3 की गैपिंग हो जाती है। और ये सीरीज आप याद रखिए, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पेटा, एक्सा। तो इसकी 10 पे घाते 1, 10 की घाते 2, 10 की घाते 3, 3 पे लगातार चलेगा, उसके बाद में 3-3 की गैपिंग हो जाती है। तो याद करने में इतना आपको आसानी रहेगी। उसके बाद में निगेटिव वाला मैं यहां बगल लिख दे रहा हूं, मात्रक, और ये 10 की घात। इसमें सबसे पहले होता है डेसी, डेसी के बाद में है सेंटी, सेंटी के बाद में है मिली, मिली के बाद में है माइक्रो, फिर माइक्रो के बाद में है नैनो, नैनो के बाद में है पिको, पिको के बाद में है फेम्टो, पिको के बाद में है फेम्टो, और फेम्टो के बाद है एटो। तो डेसी की जो घात होती है वो 10 पे -1, ये 10 पे -2, 10 पर -3, अब 3-3 का डिफरेंस। तो इसका मतलब ये 10 की घाते -6, और ये 10 की घाते -9, और 10 की घाते -12, और 10 की घाते ये -15, 10 की घाते -18। तो ये इतने मात्रक होते हैं कि इनकी 10 पे घात जो होती है वो फिक्स होती है, इसे हमें याद करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि नैनो सेकंड की बात आई, उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, तो आपको जब मालूम ही नहीं कि एक नैनो सेकंड में क्या सेकंड होता है, तो कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस घात को आप याद करके रखिए, तब वहां पे आपको पता रहेगा कि 10 पे नैनो सेकंड में घात कितनी होती है। तो हमने बता ही दिया है कि अगर छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जा रहे हैं तो डिवाइड कराएंगे, और बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये घात आपको याद होनी चाहिए। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लेना। और उसके बाद में आगे बात आती है त्रुटि के बारे में, मापों में त्रुटि। मापों में त्रुटि, मापों का त्रुटि का मतलब ये होता है कि जब हम कोई माप करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं, तो उस माप में जो कोई त्रुटि आती है वो मापों में त्रुटि कहलाती है। मापों में त्रुटि कई प्रकार की होती हैं, बहुत ज्यादा हम लोग आपको विस्तार से नहीं बताएंगे, जो मतलब का है बस उतने पर ही चर्चा करेंगे। एक होता है निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। और एक है प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि कोई भौतिक राशि x है, भौतिक राशि कोई x है, तो अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए इस भौतिक राशि में हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x गुणे 100, सॉरी डेल्टा x अपॉन x लिखेंगे, तो ये कहलाएगा मापों में निरपेक्ष त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है कि मान लो कि भौतिक राशि x है,
और इसमें अगर हम लोग को प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, आई मीन निरपेक्ष त्रुटि में अगर 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि है क्या? तो प्रतिशत त्रुटि के लिए इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स जो होता है ये इसका अल्पतमांक होता है। डेल्टा एक्स अल्पतमांक है। अल्पतमांक लिखने का तरीका होता है कि जैसे कोई भी माप लिखी हुई है, तो कोई भी माप अगर लिखी हुई है तो उसको अल्पतमांक में बदलने का तरीका है। जैसे मान लो कि 0.006 लिखा हुआ है और एन एक्स बराबर ये ऐसा लिखा हुआ है और हमें इसका अल्पतमांक यानी डेल्टा एक्स निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे कि यहां 1 2 3 4 डिजिट है, तो 0.00 सब कुछ जीरो कर देना है और लास्ट में 1 लिख देना है। कोई माप लिख दिया हमने 4321 और अगर इसका अल्पतमांक निकालना है तो आप लिखेंगे 0.4 डिजिट है तो 3 बार 0 होगा और लास्ट में 1 लिख देंगे। ऐसा नहीं कि यहां लास्ट में 1 है तो यहां भी लिख दिया। ये सब में होता है कि कोई भी डिजिट लास्ट में होगा तो उसे 1 ही लिखा जाता है और उसके पहले जितने भी डिजिट हैं सबको 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से अल्पतमांक लिखा जाता है। तो आगे की क्लास में आपको हम प्रतिशत त्रुटि के जो कुछ भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें करवाऊंगा। इसके बाद में दो खास बातें और हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक होता है सार्थक अंक, इसी चैप्टर से यह भी बिलोंग करता है। कंपिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहां भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट नंबर, किसी भी माप में जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जो सार्थक अंक होते हैं, उसी को कहा जाता है कि सार्थक अंक। मतलब क्या होता है कि मापों में यथार्थ अंकों की संख्या, मापों में यथार्थ अंकों की संख्या, यथार्थ अंकों की, यथार्थ का मतलब होगा एग्जैक्ट, यानी जो बिल्कुल जिनकी कोई वैल्यू हो। आप देखते होंगे कि बहुत सारे मापे ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ अंक ऐसे लिख दिए जाते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, बेफजूल के लिख दिए जाते हैं, तो वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। ऐसे अंक जिनका कोई मतलब है वो सार्थक अंक में लिखे जाएंगे। आप मेरी बातों को अभी समझ जाएंगे। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 05, तो 05 हमने भले लिख दिया है, ये लिखने का एक तरीका होता है कि यहां पे जो दहाई वाला अंक है नहीं, यूनिट डिजिट ही खाली है, तो उसको हम 0 लिख देते हैं। लेकिन इस 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है कि अगर हमने 5 लिख दिया तो 5 जो है उसमें एग्जैक्ट नंबर है कि यथार्थ अंक है, बाकी ये 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब सार्थक अंक में आता है। तो आगे बात ये आती है कि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम होते हैं। कैसे हम जानेंगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो उसके लिए कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट रूल बता दे रहे हैं, उसे आप याद कर लीजिएगा। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। जैसे ये हमने लिखा दी तो बिल्कुल जनरल एग्जांपल है, सारे लोग जान जाएंगे कि आज इसमें सार्थक अंक है। कुछ एग्जाम्पल कुछ और तरह से होते हैं तो उसमें आपको रूल जानने की जरूरत पड़ेगी, नियम जानना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जानेंगे कि हाँ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। जैसे देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने का पहला नियम यह होता है कि सार्थक अंक अगर ज्ञात करना है तो सार्थक अंक में दशमलव बिंदु और 10 की घात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु, दशमलव बिंदु और 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि सार्थक अंक ज्ञात करते समय दशमलव बिंदु और 10 की घात को ना मान करके चलते हैं कि ऐसा ये मान लिया जाता है कि वो है ही नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, हमने लिख दिया यहां पे 0.65
4200 1 इंटू 10⁻12। तो आपको यहां पर 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, ना तो इस दशमलव बिंदु से मतलब है। तो दशमलव बिंदु से अगर कोई मतलब नहीं है तो इसको हम ना मान के चले और इसको भी ना मान के चले, तो आपको कितने डिजिट दिखाई पड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसमें सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक इसमें है 6। दूसरा नियम यह होता है कि अगर दशमलव बिंदु के पहले और दशमलव बिंदु के तुरंत बाद अगर शून्य हो तो चाहे जितने शून्य होंगे वो कोई भी शून्य को सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, आप मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। 0.00321 और यहां पे हमने लिख दिया 0, ठीक है, या इसे रहने देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि दशमलव बिंदु को ना मान के चलो, बाकी जितने हैं उन सबको काउंट कर लो। अब ये बताइए कि अगर हम दशमलव बिंदु को ना मान के चलें तो आपको केवल 321 दिखाई पड़ रहा, और 3 से 21 के आगे 1000 जीरो लिख दो, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आप तुरंत समझ जाएंगे जब दशमलव बिंदु को हटा देंगे तो इसमें अगर हम देखें तो सार्थक अंक केवल 3 है। 1 2 3 ये सार्थक अंक है। तो इसमें अगर हम सार्थक अंक की बात करें तो सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। अगला नियम है तीसरा, देखिएगा कि मान लो कि दशमलव बिंदु के पहले शून्य हो और दशमलव बिंदु के बाद कोई शून्येतर संख्या आ जाए। शून्येतर संख्या का मतलब यह है कि जो शून्य के अलावा कोई भी संख्या आ जाए। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 0.1 और उसके बाद बीच में चाहे जितना जीरो भर दो, फिर लास्ट में चाहे जितना जीरो भर दो, और अगर आप दशमलव बिंदु यहां से मान लो हटा लेते हैं तो बताइए यहां पे जो भी जीरो लिखे हैं या जो भी डिजिट लिखे हुए हैं उनकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? है, दिखाई पड़ रहा है। हमने लिख दिया 05 और हमने लिख दिया 50, तो बहुत डिफरेंस है। यहां पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर जीरो की बहुत वैल्यू है। तो सेम वही कंडीशन यहां भी है, इसलिए कहा जाता है कि दशमलव बिंदु को ना मान करके चलते हैं, उसको मानते नहीं कि है कि नहीं है। अब अगर हम इसमें सार्थक अंक काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 8। तो ये सार्थक अंक हो जाएंगे 8। कहने का मतलब हमारा यह है कि दशमलव बिंदु के पहले शून्य हो लेकिन दशमलव बिंदु के बाद कोई अशून्य संख्या हो। अशून्य संख्या का मतलब शून्य को छोड़ करके कोई भी डिजिट हो, तो बीच में चाहे जितने जीरो भरे हों, लास्ट में चाहे जितने जीरो भरे हों, सबके सब सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। और एक लास्ट रूल और है कि अभी तो मैंने ये बताया कि दशमलव बिंदु बाद कोई अशून्य संख्या है। अगर दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य संख्या आ जाए, बाद में शून्य हो जाए, तो जितने भी उसमें डिजिट यूज किए हुए होंगे वो सब सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। देखिए जैसे हमने यहां पे लिख दिया 2.0032145 जितने भी अंक हैं ये सब सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। क्यों? फिर वही बात, ये पॉइंट आप हटा दीजिए तो आपको सारे जितने भी जीरो लिखे हुए हैं, सब जितने भी अंक लिखे हुए, सबकी वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो बहरहाल यहां लगा देते हैं। तो सार्थक अंक अगर इसमें काउंट किया जाएगा तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो ये 4 रूल आप याद करके रखिएगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, तमाम सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि जहां पर ऐसा पूछा जाता है। और हां, एक खास बात और जानिएगा, नोट के रूप में आपको लिखने की जरूरत होगी तो कहीं लिख लीजिएगा। किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितना ज्यादा होती है वो माप उतनी ही शुद्ध मानी जाती है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि जैसे कई मापे दे दिया, 2-4 मापे दे दिया, जैसे हमने यहां पे लिखा है। तो अगर आपको कई मापे दे दिया, आपसे पूछेगा कि कौन सी माप शुद्ध है। तो कौन सी माप शुद्ध है उसके लिए जरूरी क्या है? आप लोग समझ के होंगे कि रूल पता होना चाहिए। बिना रूल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। बस जैसे देखिए, अगर इसमें हम देखें तो सार्थक अंक 3 है, और इसमें देखें सार्थक अंक 8 है, इसमें देखें तो सार्थक अंक 10 है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शुद्ध यही वाली माप है, और सबसे ज्यादा अशुद्ध की बात की जाए तो सबसे अशुद्ध माप ये है। तो ये नोट आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है
कि कोई भी माप जितना किसी भी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितना ज्यादा होती है वह माप उतना ही शुद्ध मानी जाएगी, और उसमें जितना सार्थक अंकों की संख्या कम होगी वह माप उतना ही अशुद्ध मानी जाती है। तो एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है, कोटिमान। कोटिमान, देखिए कोटिमान का मतलब ये होता है कि किसी भी माप को 10 की घात में व्यक्त करना, 10 की घात में व्यक्त करना। किसी भी माप को, मानी किसी भी माप की जो वैल्यू है अगर आप उसकी वैल्यू 10 की घात में बताते हैं तो उसे कहा जाता है कोटिमान। अब बात ये आती है 10 की घात में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए हमने भी देखा है कि बहुत प्रॉब्लम होती है, 10 की घात में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख दिया 0.00652 और इसे 10 की घात में कन्वर्ट करना। तो 10 की घात में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा दशमलव बिंदु एक शून्येतर संख्या के बाद लगना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें तो शून्येतर संख्या हम यहां पा रहे हैं, तो इसे लिखेंगे 6.2। बाकी अगर लिखो तो ठीक है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शून्येतर संख्या के बाद दशमलव लगाने के लिए हमने 3 डिजिट चला है, 1 2 3, 3 डिजिट बाएं से दाएं चले हैं। तो जितना बाएं से दाएं चले हैं उतने 10 की घाते माइनस घात से गुणा करा देंगे। अगर यहां पे लिखा है 4 5 2 3 1 और इसे अगर आपको 10 की घात में कन्वर्ट करना है तो दशमलव बिंदु जो होता है वो एक शून्येतर संख्या के बाद लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप जब लिखेंगे तो 4.231 चाहो तो सबको लिख लो, नहीं तो ऐसे 1 2 लिख लिया जाता है बस। और उसके बाद में ये दशमलव बिंदु लगाने के लिए आप ऐसा नहीं कि इधर से चले बस यहीं लगा लिए, यहां से चलना पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 अंक चले तो 10 की घाते 4 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। हमारे कहने का मतलब यह है कि 10 की घात में बदलने के लिए आप दशमलव बिंदु एक शून्येतर अंक की बात लगाएंगे, और एक शून्येतर अंक की बात दशमलव बिंदु लगाने के लिए अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो जितना अंक चलेंगे 10 की उतने ऋणात्मक घात से गुणा होगा, और अगर दाएं से बाएं चल रहे हैं तो 10 की उतने ही धनात्मक घात से गुणा होगा। तो ये खास पॉइंट है, आगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद में हम लोग ये जानेंगे कि कोटिमान ज्ञात करने का नियम क्या होता है। कोटिमान ज्ञात करने के नियम। कोटिमान ज्ञात करने के नियम, देखिए कोटिमान ज्ञात करने के यानी 2 नियम है। पहली बात तो ये है कि हमेशा हम एक संख्या से तुलना करते हैं जो ये दशमलव वाली संख्या होती है। अगर ये दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या अगर 3.16 से बड़ी होती है तो जो 10 की घात 1 होती है उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। जैसे यहां देखिएगा 4.52 इंटू 10 की पावर 4 लिखा हुआ है। अगर इसका कोटिमान ज्ञात करें तो कोटिमान जो होगा ये 10 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 10 की घात 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4.5 जो है वो 3.16 से बड़ा। ऐसा नियम होता है कि 3.16 से ही कंपेयर करते हैं, तो 3.16 से ये 4.5 बड़ा है, इसलिए 10 की घात में जो भी घात होगी उसमें आप एक प्लस कर देंगे, तो इसका कोटिमान हो जाएगा 10 की घाते 5। और दूसरा नियम ये होता है कि जैसे हमने लिख दिया यहां पे 2.5 और गुणे 10 की घाते 16, तो अगर इसका कोटिमान आपसे पूछा जाए कि कोटिमान कितना होगा तो आप ये बताएंगे कि ये हो जाएगा 10 की घाते 16। कारण ये है कि 2.5 जो है वो 3.16 से छोटा है। जब छोटा होता है तो 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजिंग। तो इस तरह से कोटिमान ज्ञात किया जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप इतनी बातें अगर जानते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप फेस कर सकते हैं, इतनी ही चीजें पूछी जा सकती हैं।